हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं एसएससी के जीएस के जनरल अवेयरनेस के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक दोस्तों पूछे हैं। ये आपके एग्जाम सीजीएल के लिए अभी एग्जाम होगा आपका, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन होंगे। इससे पहले हम जीएस में बहुत सारे चैप्टर जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके अलावा जो सब्जेक्ट बनते हैं मेडिवल इंडिया, हिस्ट्री, वो सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अभी है इसमें इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के कवर करेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल में पूछे गए थे, जो आपके लिए कह सकते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो वाले सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है दोस्तों? ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में कौन सा जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो करेक्ट है, वो आपको बतानी है। तो ध्यान रखेंगे, निजीकरण में किसी भी कंपनी, उपक्रम या संपत्ति का स्वामित्व निजी क्षेत्र को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसी कंपनी की गतिविधियों में राज्य का कोई भी हस्तक्षेप है जो वो बहुत कम से कम होता है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है, यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, यह ठीक है। इट प्रमोट इकोनॉमिक इफिशियंसी, ठीक है। इट डेलिमिट्स द इंटरफेरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को भी सीमित करता है। दोनों अपने आप में ये तो ट्रू है। यह बाजार की विफलता की ओर जाता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो पहली और दूसरी करेक्ट है। राइट आंसर होगा 1 एंड 2, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र डैश होता है। ठीक है, तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हैज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द डिमांड कर्व इन मोनोपोली इज। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये होगा, राइट आंसर होगा इसका, ये होता है लेस इलास्टिक, कम लोचदार। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं कैपिटल गुड्स की विशेषताओं में से एक है? ठीक है, इनकी क्वालिटी में से एक है, ये आपको बताना है। ये टिकाऊ होती हैं। ठीक है, इनमें से जो करेक्ट होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्या होता है दोस्तों? दे आर ड्यूरेबल, मतलब कि ये टिकाऊ, वे टिकाऊ होती हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस। आपको निम्नलिखित सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस अवधारणा को उनके विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। लिस्ट 1 है दोस्तों, लिस्ट 2 के साथ इसको सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले है माइक्रो क्रेडिट, सूक्ष्म ऋण। तो ध्यान रखेंगे, इसका आएगा, पहले का आएगा यहाँ पे सूक्ष्म ऋण का, ये हाँ सूक्ष्म ऋण का आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये है पारंपरिक बैंक ऋण के लिए। ठीक है, तो राइट इसका होगा, पहले का आएगा चौथा। तो पहले का चौथा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन। अगर आपको पहला भी पता है, सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरे का आएगा सूक्ष्म बचत माइक्रो सेविंग के लिए आएगा, दूसरे का आएगा, फिर बी का आएगा पहला, मतलब कि कम आय वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन किए गए छोटे प्राय सहकर्मी निगरानी वाले बचत उत्पाद है। और उसके बाद आएगा तीसरे का आएगा दूसरा, माइक्रो सूक्ष्म बीमा, माइक्रो इंश्योरेंस के लिए आएगा। ठीक है, तीसरे का दूसरा, मतलब कि कम आय वाले आबादी के लिए विशिष्ट जोखिमों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा। और डी का आएगा, चौथे का आएगा सामाजिक ऋणदार, मतलब सोशल कोलेट्रल, इसका आएगा डी का आएगा तीसरा, मतलब कि ऋण चुकौती की गारंटी के रूप में समूह उत्तरदायित्व। ठीक है, उपयोग, इसका आएगा तीसरा। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर एक भी पता है तो इलिमिनेट कर सकते हो सारे ऑप्शन आप। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन के संदर्भ में यदि एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस का संभावित मान क्या होगा? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन फॉर इकोनॉमी, इफ एमपीसी बराबर है 0.6, देन व्हाट इज द लाइकली वैल्यू ऑफ एमपीएस? एमपीसी मतलब दोस्तों ये होता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये रिलेशन होता है कि ध्यान रखेंगे एमपीसी और एमपीएस में। एमपीसी प्लस एमपीएस, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो एमपीएस की वैल्यू आपको बतानी है, एमपीएस की वैल्यू आपको बतानी है। तो एमपीएस की वैल्यू ये माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.6, तो बचेगा क्या? 0.4।
राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं तथा उससे संबंधित नीतियों एवं विचलनों का उल्लेख बजट दस्तावेज के किस भाग में किया जाता है? तो इसका उल्लेख किया जाता है, आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल रिक्वायर ए वेल डेवलप्ड मनी मार्केट? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, ये होगा खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ये है कि खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी ब्रांडों की खरीद और बिक्री से, ठीक है। तो ये होगा, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण देता है? निम्नलिखित में से कौन सा विवरण? तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। भारत संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बोलते हैं हम AFS कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सुधार सरकार द्वारा उनकी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किए गए थे? ठीक है, तो ये किए गए थे दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, औद्योगिक वित्तीय क्षेत्र में सुधार, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र GDP में कम योगदान करता है? ठीक है, विकास के उच्च स्तर पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ये है एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सबसे ज्यादा दोस्तों विकास के उच्च स्तर पर सेवा क्षेत्र अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कम पूछा इसने, तो ये होगा ऑप्शन 4 एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट होती है तो संतुलन मूल्य इक्विलिब्रियम प्राइस में डैश होने की अपेक्षा की जाती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब वस्तुओं की आपूर्ति की मात्रा वस्तुओं की मांग में मेल खाती है तो इसमें संतुलित मूल्य इसे कहा जाता है, बैलेंस या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। मांग में कमी से संतुलन मूल्य में गिरावट आएगी, ठीक है, आपूर्ति की मात्रा घट जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या होगा? गिरावट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध सही है? सही रिलेशन बताना आपको, किसके बीच संबंध सही है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो नेशनल इनकम है ये होती है, नेशनल इनकम बराबर है NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 4, नेशनल इनकम NDP फैक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, या कहते हैं राष्ट्रीय आय लागत पर NDP प्लस विदेश से निवल कारक आय। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, बाजार संतुलन मार्केट इक्विलिब्रियम के मामले में क्या होता है? ठीक है, इसके मामले में क्या होता है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों देखो, सबसे पहले मार्केट डिमांड बराबर मार्केट सप्लाई बराबर, ठीक है, होगी, ये ठीक है। देयर इज नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, बाजार में कोई अतिरिक्त आपूर्ति नहीं होती है, ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, A और B दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तुओं की गुणवत्ता है? निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तुओं की क्या है? गुणवत्ता है। तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, गैर प्रतिद्वंदी, ठीक है। सरकार कुछ ऐसी वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करती है जो बाजार तंत्र द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती, अर्थात व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच विनिमय द्वारा। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण जैसे कि राष्ट्रीय रक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन, ये सब हैं।
ठीक है, और जिन्हें क्या कहते हैं हम, सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। सार्वजनिक वस्तुएं गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, एमपीसी बराबर है 0.8। ठीक है, इफ द एमपीसी 0.8 व्हाट इज द लाइकली वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर फॉर ए स्टैंडर्ड नेशनल आउटपुट एग्रीगेट्स डिमांड फंक्शन y बराबर है c प्लस आई प्लस जी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये जो गुणक होता है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम k से। तो k की वैल्यू होती है यहाँ पे 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी। तो ये आएगा 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू है 0.8। तो इसमें 0.8 माइनस करेंगे, ये आएगा 0.2 और उस ऊपर चला जाएगा 10/2, ये आएगा 5। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड 5। गुणक का संभावित मान क्या होगा, गुणक क्या होता है के, ठीक है, के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये होता है के बराबर है दिस, और इसका फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 16, मूलभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी और सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए किस वित्तीय वर्ष तक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया। दोस्तों ये किया गया है अकॉर्डिंग टू जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इसको शुरू किया गया है। ठीक है, 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम। तो इसका जो शिक्षा प्रदान करने के लिए किस वित्तीय वर्ष तक न्यू इंडिया लिटरेसी ये शुरू किया गया 2022 तक। एंडिंग पॉइंट पूछा इसका 2022 से 27 है, लेकिन एंडिंग पॉइंट होगा ऑप्शन थर्ड 2027, वित्तीय वर्ष 2027, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविधात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विवाद से विश्वास 2 संविधात्मक विवाद योजना शुरू की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग ने, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिष्टी योजना मिष्टी सीम का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर डैश पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 मैंग्रोव, सुधार करते हुए भारतीय तट पर मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और उसमें उसे पुनर्जीवित करना है, इसका उद्देश्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करने की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड 250 रुपये। कितनी, 250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना जिसे बोलते हैं SGSY कब शुरू की गई। ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना शुरू की गई। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड 1999 में, 1999 में इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होगा इनमें से दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड स्थायी रोजगार। क्वेश्चन नंबर 22, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों इसको शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन
जिसे बोलते हैं NRLM, को जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कब? 2011 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश काम करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो एक श्रमिक वह व्यक्ति है जो, दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक वर्ष में 183 दिनों से कम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश के अनुपात में साझा की जाती है। तो ये की जाती है, राइट आंसर होगा इसका दोस्तों, ये अनुपात होता है ऑप्शन फर्स्ट 60:40। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? 5th 5-year प्लान 1974 to 1978। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।